हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाला है स्विच केस और हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, हमने अब तक कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर इफ स्टेटमेंट से लेकर नेस्टेड इफ एल्स की सभी चीज पढ़ ली, राइट। अब हमारे पास दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर बचते हैं जिसका नाम है स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर यानी कि क्या। ओके, तो इसके लिए हम अपनी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन एक फाइल हमारी ओपन कर लेंगे, राइट। अब देखिए, टर्नरी ऑपरेटर यानी कि एक शॉर्टकट है आपके इफ एल्स का। जो अब तक आप इफ एल्स जो पढ़ चुके थे ना, उसी का शॉर्टकट रहा जाता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, इफ एल्स की मदद से, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का होता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, दोनों की कुछ वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी, राइट। अब इस दोनों में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो हम ऑब्वियसली कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। तो चलिए, इफ के अंदर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा होता है तो हम यहाँ पर प्रिंटफ क्या करवाएंगे, ए इज मैक्सिमम, राइट। अदरवाइज एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, बी इज मैक्सिमम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए अगर हम इफ एल्स का यूज करेंगे तो हमें इतना कोडिंग करना पड़ेगा। ये कोडिंग तो परफेक्ट ही है, चले सेव करेंगे और फाइल को रन करेंगे, तो अब हमें परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, ए इज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मैक्सिमम बताई हुई है। अगर हम बी की वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे तो बी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, राइट। चलिए सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हो बी इज मैक्सिमम। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स तो परफेक्ट काम कर ही रहा है, लेकिन हमारी 8 लाइन रोक रहा है। देखिए 11 से लेकर 18 तक, ठीक है, हमें टोटल 8 लाइन का कोडिंग करना पड़ रहा है दोनों की वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये तो आप कर ही सकते हो इफ एल्स की मदद से, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे पास एक नया ऑप्शन है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आप वो चीज एक ही लाइन में कर सकोगे। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू में से मैक्सिमम फाइंड करने वाला कोडिंग आप इफ एल्स के अंदर 8 लाइन में करते थे, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आप वो सिर्फ एक ही लाइन में कर सकोगे। तो ये एडवांटेज है टर्नरी ऑपरेटर का। अब टर्नरी ऑपरेटर है, इसका सिंबल क्या रहेगा, मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल रहेगा क्वेश्चन मार्क एंड देन आफ्टर कोलन। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ओके, अब देखिए वर्क किस तरह से करता है, इसकी सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आपको यहां पर लगानी है ब्रैकेट्स के अंदर कोई कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन पार्ट, उसके बाद आपका यहां पर आएगा ट्रू पार्ट एंड देन आफ्टर कोलन, और उसके बाद आएगा आपका फॉल्स पार्ट, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरह की कुछ सिंटेक्स है हमारे पास। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको इस तरह का कोडिंग करना होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है वो आप ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये ब्रैकेट्स रिमूव भी कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, चलिए इस सिंटेक्स को फॉलो करते करते हम ट्राई करेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा ए ग्रेटर देन बी, राइट, ब्रैकेट्स के अंदर या फिर ब्रैकेट्स के बगैर भी आप लिख सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। ओके, अब मेरे पास है ट्रू पार्ट, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या कोडिंग एग्जीक्यूट करना है, वो आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड पर। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको लिखना है यहाँ पर ट्रू पार्ट की जगह पर। तो मुझे यहाँ पर एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट चाहिए था जिसके अंदर लिखा हुआ होगा ए इज मैक्सिमम। ठीक है, ये है मेरा ट्रू पार्ट। ओके, ट्रू पार्ट जैसे आप लिख दो, आपको करना है कोलन, तो मैं यहाँ पर करूंगा कोलन, और उसके बाद आपको लिखना है फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट यानी कि अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो आपको कौन सा स्टेटमेंट रन कराना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऑब्वियसली जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए प्रिंटफ जिसके अंदर लिखा हुआ होगा बी इज मैक्सिमम। ठीक है, कुछ इस तरह से, और एट द लास्ट हमें क्या करना है यहाँ पर, सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सेमीकोलन। ये हमारा एक ही लाइन का कोड ओवर, बस इतना सा करना था। ध्यान रखिएगा बीच में प्रिंटफ जो ये आ रहा है वहां पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, इस तरह से।
ठीक है, सेमीकोलन यहां पर नहीं लगाना है। सिंटेक्स को फॉलो कीजिए आप। पूरी आपकी सिंटेक्स जब ओवर हो जाती है तब एट द लास्ट आपको ओनली एक ही बार लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम अब फिनिश हो चुका है। चलिए प्रोग्राम को करते हैं सेव और फाइल को करते हैं रन। तो अब देखिए हमारा आउटपुट परफेक्ट आ रहा है, बी इज मैक्स, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है फिलहाल। ओके, अब ए की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं बड़ी करके। चलिए सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो अब देखिए ए इज मैक्स भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्कआउट करता है टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल ये इफ एल्स ही है और कुछ नहीं है, बस एक लाइन के अंदर कन्वर्ट किया गया है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है जो कि आप इफ के अंदर लिखते थे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती तो इफ वाला पैटर्न होता था ना इफ एल्स के अंदर, राइट। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाजू में पड़ा हुआ आपका कोड रन होगा। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ एल्स के अंदर एल्स वाला ब्लॉक रन होता था। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कॉलम के पीछे वाला पार्ट रन होगा। बस इतना ही है। यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना क्वेश्चन मार्क और कॉलम के बीच में, ये है आपकी इफ की बॉडी और ये है पीछे वाली आपकी एल्स की बॉडी। बस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा सिंपल टर्नरी ऑपरेटर। आगे एज अ प्रोफेशनल डेवलपर अगर आप काम करोगे, एप्लीकेशन डेवलपर या फिर वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, तो वहां पर इफ एल्स से भी ज्यादा डेवलपर्स ये टर्नरी ऑपरेटर वाली सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है, एक ही लाइन के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है आपको इफ एल्स का यूज करना है या फिर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, ओके, चलिए ये थी हमारी सिंटेक्स। अब ये तो बात हुई 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करने की, राइट। क्या हो अगर मेरे पास 3 नंबर? ठीक है, तो चलिए वो भी हम कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। सपोज c इज इक्वल टू मेरा हूं 90। ओके, अब मेरे पास क्या है 3 नंबर से, तो देखिए एकदम 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे यूज करना होगा नेस्टेड टर्नरी। क्या यूज करना होगा? नेस्टेड टर्नरी। देखिए किस तरह से, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे कंडीशन लगानी है, लेकिन वो जो हमारे पास फ्लो डायग्राम था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, वहां पर हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सबसे पहले हम ए और बी को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। सबसे पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे। ये आपका ट्रू पार्ट आएगा यहाँ पर, ये आपका फॉल्स पार्ट आएगा यहाँ पर, और लास्ट में एक सेमीकोलन आएगा। ठीक है, इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बना देना है हमें। ओके, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ए अगर बी से बड़ा हो गया, तो अब ए को किसके साथ कंपेयर करना होगा? सी के साथ कंपेयर करना होगा, राइट। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम जाएंगे यहाँ पर आपको एक बार और कंपेयर करना होगा ए को सी के साथ। यहाँ पर एक और कंडीशन आई ना, ए ग्रेटर देन सी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने पूरा नेस्टेड टर्नरी लिख दिया। देखिए ये हमारा टर्नरी तो था ही, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? पूरा एक और नेस्टेड टर्नरी लिख दिया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका एंडिंग पार्ट, यानी कि इसका कॉलन यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ट्रू पार्ट लिखा है मैंने, जो आप यहाँ पर देख सकते हो ना सिंटेक्स के अंदर ट्रू पार्ट, वो पूरा का पूरा ये है। ठीक है, आपको फ्लो डायग्राम देखकर चलना है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर ये सब मिक्स हो जाता है सिंटेक्स को, ठीक है, तो आप इस पूरे पार्ट को इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो। सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लो। ये जो ट्रू पार्ट है वो मैं अब लिखूंगा यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में, इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया कोडिंग। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, चलिए अब अगर ये कंडीशन जो ट्रू होगी तो ये वाला पैटर्न होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पैटर्न होगा, राइट। ओके, ये तो कंडीशन जब हमारी मेन जो थी वो ट्रू होगी तब की बात है। ठीक है, तो हमारा ट्रू पार्ट चल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अगर ये मेन कंडीशन ही हमारी फॉल्स होगी, यानी कि अब बी बड़ा हो गया, तो अब जाओगे एल्स पार्ट में, यानी कि यहाँ फॉल्स पार्ट के अंदर। तो अब आपको बी को किसके साथ कंपेयर करना है? सी के साथ कंपेयर करना है ना। तो मैं फॉल्स पार्ट के लिए पहले ब्रैकेट्स बना दूंगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन लिखूंगा कि अगर यहाँ पर बी सी से बड़ा हो गया तो बी इज मैक्स, अदरवाइज सी इज मैक्स, इस तरह से। ठीक है, पहले सिंपल आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, फिर यहाँ पर प्रिंट एफ के स्टेटमेंट आपको फिलअप करने आने हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप चाहो तो इन सबको नीचे की लाइन के अंदर भी लिख सकते हो। देखिए किस तरह से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को मैं ले लेता हूँ नीचे। ठीक है, ये हमारी मेन कंडीशन थी, ये इसका ट्रू पार्ट है। अब इसके फॉल्स पार्ट को भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर नीचे। इस तरह से आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अगर एक लाइन में भी लिखना चाहो तो भी ठीक है, इस तरह से भी लिखना चाहो तो भी ठीक है। ओके, अब चलिए, अगर a ग्रेटर देन c हो जाता है, यानी कि फाइनली हम क्या बोल सकेंगे ट्रू पार्ट के अंदर, प्रिंटफ के अंदर, कि भाई a इज मैक्सिमम, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि c बड़ा हो जाता है, तो फॉल्स पार्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ c इज मैक्सिमम, राइट। तो ये हमारा ट्रू पार्ट टोटली ओवर हो गया। अब देखिए एल्स पार्ट के अंदर आएंगे, एल्स पार्ट के अंदर हम जैसे आएंगे यहाँ पर, तो हमें एक और कंडीशन देखने को मिलती है, b ग्रेटर देन c। अगर ये ट्रू हो गई, यानी कि b बड़ा हो गया, तो इसके ट्रू पार्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, b इज मैक्सिमम, राइट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जाएंगे हम यहाँ पर फॉल्स पार्ट के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, c इज मैक्सिमम, राइट। और लास्ट में हमने एक बार तो सेमीकोलन लगाना ही है, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा ओवर हो गया। देखिए सिंपल 3 लाइन के अंदर, अब चाहो तो एक ही लाइन में पूरा लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो बहुत ही लेंथी हो जाता है, राइट। तो इस तरह से वर्कआउट करता है हमारा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन डेवलपर्स जो है, प्रोग्रामर्स जो है, वो टर्नरी ऑपरेटर को कहाँ पर यूज करते हैं, जब भी 2 ही कंपेरिजन आपको करानी है, 2 ही वैल्यू की कंपेरिजन करानी है, वहां तक, ठीक है। इस तरह से जो हमने किया ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई लोगों के लिए, तो वो ज्यादा प्रीफर करता है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो नेस्टेड इफ एल्स से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको जैसा अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह से नेस्टेड टर्नरी की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस आपकी है, चॉइस आपकी है। चलिए फाइल को सेव करूंगा, रन करूंगा यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा c इज मैक्सिमम, एकदम परफेक्ट। ओके, अब चलिए b की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, सेव करेंगे और रन करेंगे, तो देख सकते हो b इज मैक्सिमम, राइट। ओके, अब a की वैल्यू बढ़ाते हैं, सेव एंड रन, तो a की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि परफेक्ट हमारा काम कर रहा है नेस्टेड टर्नरी, ठीक है। इसको बोलता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जो कि बना हुआ होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन से, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे आप इसको और फर्दर नेस्टेड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड कीजिए, आप 5 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड कीजिए, राइट। तो उसमें भी आप नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का इजीली यूज कर सकते हो। तो आपको खुद से बनाना है, 3 नंबर में से मिनिमम फाइंड करना है, 4 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है नेस्टेड टर्नरी की मदद से, ठीक है। इसलिए आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 2 होमवर्क आप याद रखिएगा, 3 नंबर में से मिनिमम फाइंड करना है पहला, दूसरा 4 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है, राइट, ओनली यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो यह था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, जो कि है स्विच केस, ठीक है, स्विच केस। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं हमारा पुराना वाला, यहाँ पर आपको स्विच केस की सिंटेक्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, स्विच, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, अब तक जो भी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखे उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं, राइट। लेकिन स्विच के अंदर कभी भी कोई कंडीशन नहीं आएगी, स्विच के अंदर कभी भी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं आएगी, बल्कि कोई एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल आगे बताऊंगा एक्सप्रेशन यानी कि क्या, और उसकी बॉडी यहाँ पर आपको सेम उसी तरह से बनानी है जैसे कि आप सिंपल इफ की बनाते थे, राइट। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आपको कई सारी वियर्ड चीजें देखने को मिलेगी, केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक एंड डिफॉल्ट। ओके, तो ये सबको समझते हैं हम। देखिए स्विच केस को जनरली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। स्विच केस के बजाय पर आप लैडर इफ एल्स को भी यूज कर सकते हो। देखिए दोनों सिनेरियो में आपको कंपेयर कराऊंगा। सबसे पहले मैं सेम प्रोग्राम एक बनाऊंगा लैडर इफ एल्स की मदद से, फिर उसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे स्विच केस की मदद से, क्योंकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरह की कोई मैंने एज ले ली है। अब मुझे कंपेयर कराना है एज को। चलिए मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख देता हूं, मुझे जो एज का वेरिएबल है उसको मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कराते जाना है। फॉर एग्जांपल एक एज की वैल्यू होगी 45, दूसरी होगी 32 एंड तीसरी होगी 12, ठीक है। मेरे पास 3 एज की वैल्यू है, तो फिलहाल जो मेरी भी एज होगी फॉर एग्जांपल 20, तो उस 20 के वैल्यू को मैं इन तीनों के साथ कंपेयर कराना चाह रहा हूं,
तो मैं यूज कर सकता हूँ या तो लैडर इफ एल्स या तो स्विच केस। तो इन दोनों की मदद से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लैडर इफ एल्स। तो हम सभी को आता है, देखिए इफ अगर एज की वैल्यू है वो एग्जैक्ट, सबसे पहले किसके साथ कंपेयर कराना है, 45 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45। अगर एज की वैल्यू एग्जैक्ट 45 के बराबर होगी तो हम कुछ करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, मैं सिंपल प्रिंटफ करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई एज इज 45, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ कर लिया, ओके। अब दूसरी मेरे पास एक और कंडीशन है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एल्स इफ का। अब मुझे एज की वैल्यू को किसके साथ कंपेयर कराना है, 32 के साथ। मैं यहाँ पर लिखूंगा 32। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कि भाई माई एज इज 32, ठीक है। अब एक और मेरे पास कंडीशन है, उसको भी मुझे क्या करना है, कंपेयर कराना है, चेक कराना है। मैं एक और इल्सेफ लगाऊंगा। इल्सेफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एज इक्वल्स 12। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, माई एज इज 12, ठीक है। इस तरह का कुछ हम करेंगे, ओके। फिलहाल चलिए यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे। वैल्यू में सबसे पहले चेंज कर रहा हूँ 32 फॉर एग्जाम्पल। तो अब मेरी एज है 32। तो 1 बाय 1 हमें मालूम है लैडर इफ एल्स किस तरह से काम करेगा, राइट। सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा और हम डायरेक्ट यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा आगे वाला लैडर इफ एल्स का कोई भी ब्लॉक रन नहीं होने वाला, राइट, ओके। तो देखिए एज की वैल्यू 32 है, वो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो क्या 32 45 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या एज की वैल्यू 32 के बराबर है, हाँ, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी उसका पार्ट रन हो जाएगा। तो अब मेरा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। रन होने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास आ चुका है माई एज इज 32, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मेरे पास एज क्या थी, 20 थी, राइट। अब देखिए कोई भी कंडीशन क्या फुलफिल कर रही है वो कंडीशन, नहीं। तो अब अगर हम फाइल को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि 20 के साथ हमने कंपेयर करा ही नहीं है। तो हमें वो मालूम है इस तरह के सिनेरियो को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अगर कोई भी कंडीशन हमने लगाई नहीं है जो कि यहाँ पर दी गई हुई वैल्यू को फुलफिल नहीं कर रही है, तो फिर हम लास्ट में क्या लिखते थे, एक एल्स पार्ट लिखते थे, याद है आपको, राइट। एल्स पार्ट हमारा कब रन होता था, जब ऊपर वाली सभी कंडीशन 1 बाय 1 फॉल्स होती थी, तभी हमारा एल्स पार्ट रन होता था, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डमी लिख देता हूं, अनदर एज वैल्यू, ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए अब मैं सेव कराऊंगा और रन कराऊंगा। अब देखिए अब आपको मिलेगा अनदर एज वैल्यू। ये कुछ वर्कआउट था हमारा लैडर इफ एल्स का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज के साथ अगर हमें कंपेयर करानी हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन हमें अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते थे अब तक, लैडर इफ एल्स। लेकिन लैडर इफ एल्स के अंदर सभी कंडीशन जो हमने लगाई है उसको आप गौर से देखिए। सभी कंडीशन के अंदर हमने क्या किया है, ओनली एंड ओनली कंपैरिजन ही किया है, राइट। यहाँ पर देखिए आप, ओनली एंड ओनली कंपैरिजन ही किया है सभी कंडीशन के अंदर। अगर यहाँ पर लेस देन होता, कहीं पर ग्रेटर देन होता, कहीं पर लेस और इक्वल टू होता, तो उस तरह का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर होता तो उसको हम स्विच केस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। याद रखिएगा, स्विच केस के अंदर कब आप यूज कर सकते हो कोई भी कंडीशन, जब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही कराना हो, तभी आप स्विच केस का यूज कर सकोगे। क्लियर। तो चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे स्विच केस के अंदर। तो यहाँ पर मैं पूरा लैडर इफ एल्स का स्ट्रक्चर मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा स्विच केस। किस तरह से, सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इतना लिख दिया। अब स्विच के अंदर आपको लिखनी है कोई एक्सप्रेशन, यानी कि कोई वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर कोई वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है। कंडीशन कभी भी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ओके। अब एग्जैक्टली स्विच के अंदर लिखना क्या है, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम किसी और वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं, वो वाला वेरिएबल आपको यहाँ पर लिखना है, सिंपल, राइट। तो हमें एच की वैल्यू कंपेयर करानी है अलग अलग वैल्यूज के साथ, तो उस वेरिएबल को आप क्या कहां पर लिखोगे, स्विच के अंदर लिखोगे, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से आपको स्विच के अंदर वैल्यूज पास करनी है कि भाई जिसकी भी वैल्यू आप किसी और वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना चाहते हो वो वैल्यू को डायरेक्ट लिख दो स्विच के अंदर, दैट्स ऑल, इतना करना है आपको, राइट। अब स्विच के अंदर आने के बाद आपको केसेस बनाना है कि मुझे एच की वैल्यू किन किन वैल्यूज के साथ कंपेयर करानी है। तो मेरे पास फिलहाल 3 वैल्यू है, आपके पास कितनी भी हो सकती है, राइट। तो अब देखिए एच की वैल्यू मुझे कंपेयर करानी है 45 के साथ, मुझे कंपेयर करानी है 32 के साथ और मुझे कंपेयर करानी है 12 के साथ। सबसे पहले वैल्यू को लिस्ट डाउन कर दिया, राइट। अब इन सभी के आगे आपको केस एक कीवर्ड लिखना है, क्या लिखना है, केस कीवर्ड, इस तरह से, और इन सभी के लास्ट में आपको कॉलन लगाना है इस तरह से, डन। ध्यान रखिएगा स्विच के अंदर आपको जो पास किया गया वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एज, जिसकी वैल्यू आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है आपके पास जिनके साथ आप कंपेयर कराना चाहते हो उसको एज अ केस बनाकर आपको लिखना है इस तरह से स्विच के अंदर, राइट। केस यानी कि एज की पॉसिबल वैल्यू या तो 45 होगी, एज की पॉसिबल वैल्यू या तो 32 हो सकती है या फिर 12 हो सकती है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केस कीवर्ड से, ये बिल्ट इन कीवर्ड है, राइट। ओके, अब देखिए हमने 3 पॉसिबिलिटीज लिख दी है। अब चेक करेंगे कि अगर एज की वैल्यू 45 होगी तो हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो कुछ भी, आपका कस्टम लॉजिक। मैं सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, माई एज इज 45, जो कि हमने प्रीवियस लेटर के अंदर लिखा हुआ था वही, राइट। यहाँ पर कुछ भी चीज आप लिख सकते हो, कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंटफ हेलो देयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन अगेन आप कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो और ऐसा कंपलसरी नहीं है इसी तरह से आपको लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पर न्यू लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये स्पेस में दे रहा हूं वो भी कंपलसरी नहीं है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इन शॉर्ट ये जो कॉलन है उसके बाद आप कहीं पर भी कैसे भी कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इंडेंटेशन रखकर लिख रहा हूं, ओके। अब इन दोनों लाइन को मैं कॉपी करूंगा। अगर एच की वैल्यू 32 होगी तो भी मुझे यही दोनों स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, माई एज इज 32, और उसी तरह से अगर एच की वैल्यू 12 आए तो मुझे यही दोनों स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ पर लिखूंगा माई एज इज 12, ठीक है। चलिए अब मैं करूंगा सेव। अब देखिए ये जो हमारा लैडर रिफरेंस का स्ट्रक्चर था ना, बस वही है, उसी को आप इमेजिन कीजिए। ये हमने क्या करवाया है, यहाँ पर मैं कमेंट कर रहा हूँ इफ एज इक्वल 45, ठीक है। ऐसा हम लिखते थे कहाँ पर, लैडर रिफरेंस के अंदर, लेकिन स्विच केस के अंदर हमने क्या लिखा है, सिर्फ 45, ओके, और कुछ भी नहीं है, दोनों लाइन सेम ही है, ओके। ठीक उसी तरह से हमने लिखा है 32 के लिए और 12 के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो एज है वो कर रहा हूँ 45, राइट। अब एक और बात, यहाँ पर हम सभी के लास्ट में स्लैश एन जो है वो मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले स्लैश एन, यहाँ पर भी स्लैश एन और लास्ट में भी स्लैश एन, ओके, सेव। अब एज की इनिशियल वैल्यू है 45, उसके बाद आपको स्टेटमेंट मिला स्विच और उसके अंदर लिखा एज, यानी कि इनडायरेक्टली आपने स्विच के अंदर क्या लिखा, 45 लिखा है, राइट। तो 1 बाय 1 सभी केस के साथ कंपेयर करेगा। तो देखिए एज की सबसे पहले वैल्यू है आपकी 45, तो क्या एज की वैल्यू केस 45 के साथ मैच हो रही है, हाँ हो रही है, एज की वैल्यू 45 ही है, राइट। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट रन होने चाहिए, रन होने के बाद हम निकल जाने चाहिए बाहर, ठीक है। ये दोनों रन नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए स्विच केस के अंदर। चलिए फिलहाल हम सेव करेंगे फाइल को, रन करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट तो आए ही, माई एज इज 45 हेलो देयर, लेकिन बाकी के दोनों केस जो थे वो भी क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्विच केस के अंदर कोई भी एक केस अगर आपका ट्रू होता है और उसके नीचे अगर आपने कोई और केसेस लिखे हुए होंगे तो वो भी साथ ही साथ रन हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना था, जो भी वैल्यू कंपैरिजन में सर्च होती है, इक्वल्स होती है उसके बराबर, सिर्फ उसी केस के स्टेटमेंट ही हमें रन करने थे, उसके अलावा किसी भी केस को हमें रन नहीं करना था। तो इसके लिए आपको मैन्युअली कहना होगा कि जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट आपके रन हो जाएंगे तो वहां पर मुझे प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है,
यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कोडिंग करना है जिसकी मदद से आपके जो दोनों कैश है वो रन नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पर बाहर ले जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक कीवर्ड है ब्रेक। इमेजिन करिए ऊपर से एक फुल स्पीड के अंदर ट्रक आ रहा है, ठीक है, टॉप टू डाउन। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं दी तो इस वाले को भी एग्जीक्यूट कर देगा, 32 को वाले केस को भी एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा, सभी के ऊपर से नीचे तक लेता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मैन्युअली ब्रेक लगानी होगी। ठीक है, अगर 32 रन होता है आपका, 32 आपका एग्जीक्यूट होता है, तो आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाई हुई है, तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट तो रन हो गई, उसके नीचे वाले केस जो हो गए उसके भी सभी स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट जितने भी आपके पास केस हो, कितनी भी लाइन का आपने कोडिंग किया हो, कोई भी लॉजिक लगाए हो, लेकिन लास्ट में ब्रेक लगना कंपलसरी है। ठीक है, तो सभी केस के एंड में आपको क्या मेंशन करना है, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड यानी कि अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्रेक यानी कि आपको स्विच केस के कोडिंग के बाहर यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फाइल को करेंगे सेव। एच की वैल्यू है 45, यानी कि पहला ही केस हमारा मैच हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, उसके अंदर दिए गए सभी कोडिंग रन हो जाएंगे। उसके बाद उसको मिलेगा ब्रेक, ब्रेक यानी कि स्विच केस के बाहर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो अब देखिए आप, माई एज इज 45, हेलो देयर, परफेक्ट, ओनली 2 ही स्टेटमेंट हमारे रन हुए। ओके, तो इस तरह से आपका काम करता है स्विच केस। ओके, अब चलिए फॉर एग्जांपल एज की वैल्यू में 32 दे रहा हूं, तो पहले वाला मैच नहीं होगा, तो अब आगे बढ़ेगा, कौन सा चेक करेगा, 32 वाला चेक करेगा, राइट। तो चलिए अब हम सेव करेंगे, रन करेंगे, तो अब देखिए आप, माई एज इज 32 एंड हेलो देयर, राइट। तो इस तरह से भी आप करवा सकते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर एज 20 है और 20 वाला हमने कोई केस बनाया ही नहीं है, तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, ऑब्वियसली ब्लैंक ही आएगा, राइट, क्योंकि कोई भी केस हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए आउटपुट के अंदर ब्लैंक आ गया। तो इसी तरह का सिनेरियो हमने अभी अभी लैडर इफ एल्स के अंदर देखा। लैडर इफ एल्स के अंदर क्या था, एल्स पार्ट था ना, राइट। अगर इफ एल्स इफ सभी आपके रॉन्ग होते थे, तो आपका कौन सा ब्लॉक रन होता था, एल्स वाला पार्ट रन होता था। तो उसी तरह से स्विच केस के अंदर आपके पास एल्स पार्ट के तरह ही एक और ब्लॉक आपको दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक। इस तरह से आपको लिखना है, डिफॉल्ट यानी कि स्विच केस के अंदर एल्स पार्ट। ठीक है, सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं अनदर वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप। ध्यान रखेगा लैडर इफ एल्स के अंदर लास्ट में हम लिखते थे एल्स पार्ट, तो ठीक उसी तरह, उसी फंक्शनलिटी की तरह स्विच केस के अंदर आपके पास एल्स नहीं है बल्कि डिफॉल्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट यानी कि एल्स की तरह ही काम करेगा कि भाई ऊपर के अगर सभी केसेस आपके रॉन्ग होंगे 1 by 1, तो आपके डिफॉल्ट पार्ट वाला कोडिंग रन होगा। ठीक है, तो फिलहाल वही हो रहा है। देखिए एच की वैल्यू हमारे पास है 20, एच की वैल्यू को हम स्विच करा रहे हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, लेकिन कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो अब आपका डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, राइट। चलिए फाइल को करेंगे सेव और रन, तो अब आप देख सकते हो अनदर वैल्यू आ चुके हैं हमारा डिफॉल्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप ब्रेक लिखो या फिर ना लिखो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट, क्योंकि डिफॉल्ट पार्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज स्विच केस के अंदर एकदम लास्ट पार्ट के अंदर ही आएगा। कैसे लैडर इफ एल्स के अंदर ऑलवेज एल्स पार्ट एकदम नीचे की तरफ आता था, राइट, एकदम लास्ट पोजीशन पर, ठीक उसी तरह आपने सभी केसेस ऊपर बना लिए 1 by 1, तो एकदम लास्ट के अंदर आएगा डिफॉल्ट पार्ट। यहाँ पर अगर आप ब्रेक लिखो या फिर ना लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, ओके, तो यह था आपका स्विच केस। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोग्राम फिलहाल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इस तरह से हमने एच की वैल्यू प्री डिफाइन कर दी। अगर आप चाहो तो इसे यूजर के थ्रू भी ले सकते हो स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। ठीक है, यहाँ पर आप स्कैनएफ फंक्शन चला दो, एच की वैल्यू यूजर के पास से ले लो और फिर यहाँ पर उसको पास कर दो एच की वेरिएबल को। ओके, तो इस तरह से आप कितने भी चाहो उतने केसेस बना सकते हो। डन। और एक बात ध्यान रखेगा, ये जो आप केस की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हो वो ओनली एंड ओनली इंटीजर के अंदर ही पॉसिबल है, फ्लोट के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो कि अगर मुझे केस मैच कराना है जिसकी वैल्यू होगी 12.5, तो ये केस वैलिड नहीं होगा, राइट। यहाँ पर जो आप केस की वैल्यू लिख रहे हो ना, वो कुछ भी दे सकते हो, बट इंटीजर फॉर्मेट के अंदर देनी होगी, फ्लोट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर नहीं चलेगी। इस तरह से पॉइंट वाली वैल्यू कभी भी आपका स्विच केस अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली इंटीजर वैल्यू ही अलाउ करेगा।
और स्विच केस के अंदर इंटीजर वैल्यू तो अलाउ करता है, साथ ही साथ कैरेक्टर डेटा टाइप वाली भी वैल्यू अलाउ करता है, जो कि हम फ्यूचर के अंदर लर्न करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप यानी कि क्या। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है हमारे पास दो डेटा टाइप है, इंटीजर एंड फ्लोट, जिसमें से स्विच केस ओनली एंड ओनली इंटीजर वाली वैल्यूज को ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है स्विच केस। यहां पर आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। क्लियर? ओके, अब चलिए मैं आपको स्कैनएफ के थ्रू करवाता हूं किस तरह से हम स्विच केस का यूज करेंगे यूजर इनपुट के साथ। तो सबसे पहले मैं सभी केस को मिटा देता हूं। ओके, एज की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यूजर के पास से लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट एफ एंटर योर एज या फिर एंटर योर चॉइस। चलिए, एज की वैल्यू नहीं बल्कि कोई वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल ए। अब मैं करूंगा स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ए, राइट। ओके, अब मुझे ए को क्या कराना है, स्विच कराना है। लेकिन उससे पहले मैं यूजर को कुछ प्रिंट करूंगा मैसेजेस। देखिए, प्रेस 1 फॉर पिज्जा, उसी तरह से प्रिंट एफ प्रेस 2 फॉर सैंडविच। ठीक है, स्लैश एन लिख देते हैं हम एक मेनू बना रहा है, ऑर्डर के अंदर कैसे मेनू होता है उस तरह से हम मेनू बना रहा है। ठीक है, यूजर को हम चॉइस करेंगे कि अगर आपको पिज्जा चाहिए तो आपको 1 प्रेस करना है, सैंडविच चाहिए तो 3 प्रेस करना है। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपको बर्गर चाहिए तो आपको प्रेस करना है 3। ठीक है, टाइपो मिस्टेक हो सकती है लेकिन फिलहाल हमें इग्नोर करनी है। ओके, मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। क्या होगा, देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा तो हमें कोई एक चॉइस एंटर करानी है, राइट। यूजर के पास से हमें प्रिंट कराना है, लेकिन उसके बाद मेनू हमें दिखेगा। सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा, एंटर योर चॉइस, तो हमें यूजर के पास से एक वैल्यू लेनी है, उसके बाद मेनू दिखेगा। तो ये तो गलत है ना, सबसे पहले आपको क्या दिखाना होगा, मेनू दिखाना होगा। अगर आप ऑर्डर के अंदर जाते हो सबसे पहले आपको मेनू दिखेगा, मेनू में से आप सिलेक्ट करोगे और फिर आपकी चॉइस बताओगे ना, इस तरह से। तो इसलिए मैंने पहले ऊपर मेनू बता दिया सिंपल प्रिंटएफ की मदद से। अब 1, 2 या फिर 3, उस तीनों में ही कोई नंबर आपको प्रेस करना है यूजर के पास से, 1, 2 या फिर 3 ही आपको लेना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, स्कैनएफ कर दिया। अब जो भी यूजर स्कैनएफ करेगा उसको मैंने करा दिया स्विच, और उसके मैं केस बना दूंगा। हमें कितने केस चाहिए थे, 1 फॉर पिज्जा, 2 फॉर सैंडविच, 3 फॉर बर्गर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3 केस बनाऊंगा। केस 1 यानी कि अगर यूजर 1 प्रेस करेगा कीबोर्ड पर से, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंटएफ कराऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यू ऑर्डर्ड पिज्जा। ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो इस तरह से, राइट। आप चाहो तो एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हो इन दोनों को इस तरह से, शॉर्ट एंड स्वीट। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा और मेरा नया केस बनाऊंगा, केस नंबर 2। ठीक है, यू ऑर्डर सैंडविच, अगर यूजर 2 प्रेस करेगा तो होगा यू ऑर्डर सैंडविच। उसी तरह से एक और केस है हमारे पास बर्गर के लिए, केस 3, यू ऑर्डर बर्गर, राइट, इस तरह से। तो अब मैंने तीनों केस बना लिए। अगर यूजर 1, 2, 3 प्रेस करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोडिंग चलेगा। अगर 1, 2, 3 के अलावा कोई एक नंबर यूजर प्रिंट करेगा तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट के अंदर कह देंगे एंटर वैलिड चॉइस। क्लियर? चलिए सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब देखिए हमें परफेक्ट मेनू दिख रहा है। ठीक है, अब यूजर को चूज करना है, मुझे पिज्जा चाहिए तो मुझे 1 प्रेस करना है, सैंडविच चाहिए तो मुझे 2 प्रेस करना है, बर्गर चाहिए तो मुझे 3 प्रेस करना है। फिलहाल मुझे चाहिए पिज्जा, तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा 1। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे सक्सेसफुल ऑर्डर में ही गया, ये ऑर्डर पिज्जा, राइट। चलिए फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे। अब मुझे सैंडविच चाहिए थी तो मुझे चॉइस करनी है 2। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मिल गया ये ऑर्डर सैंडविच। ठीक है, तो इस तरह से आप डायनेमिक क्रिएट भी कर सकते हो अपना मेनू। इस तरह का कोई मेनू क्रिएट करना है, यूजर पास से चॉइस लेनी है, तो उसमें परफेक्ट आपका वर्कआउट करेगा स्विच केस। ठीक है, ये आपको मैंने सेकंड एग्जांपल बताया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ के अंदर आपके पास आपके स्मार्टफोन के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर कंपनीज के कॉल आता है, राइट।
उसके अंदर बोला जाता है प्रेस 1 फॉर हिंदी, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, गुजराती के लिए 3 प्रेस करें, ठीक है। तो उस तरह का मेनू होता है। तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्विच केस ही होता है। हाँ, स्विच केस के अंदर भी आप नेस्टेड स्विच केस लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉलिंग का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 प्रेस करते हो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, राइट, तो फिर उसके अंदर आपको एक और नेस्टेड मेनू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर रिचार्ज प्रेस 1, फॉर टॉप अप प्लान प्रेस 2, फॉर नेटवर्क रिचार्ज प्रेस 3। इस तरह के आपको सब मेनू भी दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें यूज होता है सिंपल हमारा स्विच केस, जिसको नेस्टेड बनाया जाता है। देखिए किस तरह से, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। ये जो हमारा स्विच है उसके अंदर हमारे पास है केस 1, तो इसके अंदर मैं आपको स्विच केस को नेस्टेड करके बताऊंगा। देखिए इसके अंदर मैं एक और बनाऊंगा स्विच, ठीक है, और यहां पर मैं प्रिंट एफ कराऊंगा एंटर सब चॉइस, वॉट एवर, कुछ भी लिखूंगा, एंटर सब चॉइस। उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल चाहिए होगा, राइट, जिसको मुझे स्कैन एफ करवाना होगा। तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल ले लूंगा, इंटीजर एस, सब चॉइस के लिए एस। तो यहाँ पर अब एस को मैं क्या करवाऊंगा, यूजर के थ्रू इनपुट लूंगा, और इस एस को मैं करवा दूंगा स्विच। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 केस है, केस 1 जिसके अंदर मैं लिखूंगा यू ऑर्डर्ड मार्गेरिटा पिज्जा। उसी तरह से मैं बनाऊंगा केस 2 जिसके अंदर लिखूंगा यू ऑर्डर क्रस्ट पिज्जा, ओके। बस 2 ही मुझे चॉइस चाहिए, अदरवाइज आप लिखोगे डिफॉल्ट के अंदर अनदर पिज्जा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव। तो देखिए ये छोटा सा हमने नेस्टेड स्विच केस बनाया, राइट। कहां पर, हमारा जो मेन स्विच था ना उसके केस 1 के अंदर हमने एक छोटा सा अपना खुद का स्विच केस बना डाला, ठीक है। और एट द लास्ट ये आपके केस 1 की सभी कोडिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको ब्रेक तो लगाना ही है, ठीक है, जैसा कि सभी केस के आखिर में हम लगा देते हैं उसी तरह से, राइट। तो अब मैंने प्रोग्राम को किया सेव, फाइल को करेंगे रन। तो देखिए प्रेस 1 फॉर पिज्जा, तो जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे पूछ रही है एंटर सब चॉइस, राइट, यहाँ पर आ चुके हैं हम, ओके। तो मेरे पास अभी 2 चॉइस है, प्रेस 1 फॉर मार्गेरिटा, प्रेस 2 फॉर क्रस्ट पिज्जा। वो मैंने यहाँ पर मेनू नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उतना कर सकते हो अपने आप से। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मार्गेरिटा पिज्जा चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 1, एंटर करूंगा, तो आ गया यू ऑर्डर मार्गेरिटा पिज्जा, ठीक है। तो इस तरह से आप नेस्टेड सब मेनू भी बना सकते हो नेस्टेड स्विच केस की मदद से। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से करना है वो, ठीक है। ईच एंड एवरी केस के अंदर आप अपना खुद का अलग अलग स्विच केस यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा स्विच केस, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको बनाना है वो, ओके। चले, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 फिलहाल ओवर हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर के कई सारे टाइप्स, ठीक है, इफ स्टेटमेंट से लेकर नेस्टेड इफ एल्स, फिर टर्नरी ऑपरेटर, स्विच केस, सभी हमने देखा। इसको आप बोलते हैं डिसीजन मेकिंग भी, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि डिसीजन मेकिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीकों से हमने कंप्यूटर को समझाने की ट्राई की कि अगर आपके पास ये सिचुएशन होगी तो मशीन तुम्हें ना इसको इस तरह से हैंडल करना है, राइट। अगर तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन आएगी, इस तरह का सिनेरियो आएगा, तो तुम्हें कुछ इस तरह से हैंडल करना है। उस तरह से हमने 1 बाय 1 मशीन को अंडरस्टैंड कराते गए, राइट, अलग अलग मेथड्स की मदद से। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंट्रोल स्ट्रक्चर एकदम फिनिश होता है, राइट। अब जितना भी आज के लेक्चर में हम पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, राइट। वो होमवर्क आपको करके लाना है। चलिए सबसे पहले तो टर्नरी वाला, फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को आपको लेना है यूजर के पास स्कैनएफ फंक्शन की मदद से, राइट। उन दोनों में से मिनिमम कौन है वो आपको फाइंड करना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। उसी तरह से फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स, 3 नंबर में से मिनिमम फाइंड करना है। देन आफ्टर फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम 4 नंबर्स। अब नेस्टेड टर्नरी के अंदर एक और नेस्टेड टर्नरी आएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान से फॉलो करना है, ध्यान से बनाना है। लास्ट परफॉर्म arithmetic operations using
स्विच केस। एरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि हमारा जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, यानी कि आपको कैलसी बनाना है, राइट। अब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिख रहा हूं आपका आउटपुट, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से सेम टू सेम आपको यह प्रोग्राम बनाना है। जैसे ही 4th नंबर के प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आपके पास सबसे पहले दो वैल्यूज पूछी जाएगी, ए की और बी की, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने कुछ डाली, उसी तरह से बी की वैल्यू मैंने कुछ डाली। अब आपको मेनू मिलेगा, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस 5 फॉर मॉड्यूलो। इस तरह की 5 लाइन का आपको मेनू मिलेगा। अब आपको चॉइस पूछी जाएगी, फॉर एग्जांपल सी के अंदर, ठीक है। सी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने चॉइस पसंद की 3, यहाँ पर यूजर के पास से मैंने लिया 3, तो अब क्या होना चाहिए, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अब आपको आउटपुट के अंदर क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है। अब ए, बी और सी की आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले आपने ए की वैल्यू 5 डाली थी, बी की वैल्यू आपने डाली थी 3, ठीक है, और चॉइस ने आपने चूज किया मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी 15, और उसी तरह से ए की वैल्यू आएगी 5 और बी की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर ए की वैल्यू डाली है वो ए की और बी की पोजीशन ऊपर रिप्लेस हो जानी चाहिए। जो भी आपने चॉइस यहाँ पर चूज किए अपने हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर पसंद किया था 1, तो 1 फॉर एडिशन, तो आपको आउटपुट के अंदर क्या लाना है, एडिशन ऑफ 5 एंड 3 इज 8, इस तरह से लाना है। यानी कि पूरा डायनेमिक प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है, पूरा कैलसी आपको बनाना है, लेकिन किसकी मदद से, स्विच केस की मदद से, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये है आपका आउटपुट, इस तरह से ही आपका प्रोग्राम चलना चाहिए, सेम टू सेम। डन, ओके। तो ये 4 प्रोग्राम आपको करके लाना है, ठीक है। आप इन चारों का फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले 3 है वो आपको टर्नरी की मदद से करके लाना है, और फिर चौथा है वो आपको करके लाना है एरिथमेटिक ऑपरेशन स्विच केस की मदद से, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग।